अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के साथ मैं बात करूंगा सैट टेस्ट की। सैट की दो टाइप्स होती हैं, सैट वन जिसको हम जर्नल सैट भी कहते हैं, सैट टू जो सब्जेक्ट्स के रिलेटेड होता है। जिन बच्चों ने साइंसेज और इंजीनियरिंग में जाना हो उनको लिए सैट टू होता है। सैट टू होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो में से। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सैट वन की। जितना भी यूएसए है, सारे यूएसए के अंदर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज करने के लिए आप लोगों को सैट वन का टेस्ट क्लियर करना होता है। अब सेट वन के टेस्ट में क्या क्या चीजें होती हैं? इंग्लिश होती है 800 मार्क्स की और मैथ होती है 800 मार्क्स की। मैथ के अंदर दो, अब मैंने ज्यादातर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैथ के रिलेटेड ही बताना है। मैथ के टोटल हमारे पास 38 एमसीक्यूज होते हैं जो हमने करने होते हैं 55 मिनट्स में। इसमें कैलकुलेटर अलाउ होता है। दूसरे सेक्शन के अंदर 20 एमसीक्यूज होते हैं जो हमने करने होते हैं 25 मिनट्स के अंदर। तो यूज हमारे पास जो मैथ का पोर्शन है उसमें टोटल 58 एमसीक्यूज होते हैं जो हमने करने होते हैं 80 मिनट्स के अंदर। मैं आप लोगों के लिए सैट मैथ का कंप्लीट मैथ क्रैश कोर्स लेकर आया हूं, जो मैं 3 वीडियोस के अंदर आप लोगों को टोटल मैथ कवर करवा दूंगा। देखें, अब मैंने हर हर पोर्शन की मैंने टाइप्स बनाई हैं। जिस तरह परसेंटेज है, रेशियो है, तो जो मैंने टाइप्स बताई हुई हैं उनसे बाहर आपका कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा। आप लोगों ने अब मेरी ये 3 वीडियोस पूरे ध्यान से देखनी है तो सैट मैथ 800 मार्क्स टोटली आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने प्रिंसटन रिव्यू और पेरेंट्स में से कोई बुक ले लेनी है। कॉलेज बोर्ड की अपनी बुक्स भी बहुत अच्छी हैं, उधर से आप लोगों ने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जितना आपका सैट का स्कोर अच्छा होगा उतनी आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी, उतने चांसेस हैं आपको स्कॉलरशिप मिलेंगे। पूरे यूरोपियन कंट्रीज में, यूएसए के अंदर, तुर्की, यूके, उधर तमाम ये सैट का टेस्ट वैलिड होता है। तो जो बच्चे इंटरमीडिएट के बाद बाहर से पढ़ना चाहते हैं और स्कॉलरशिप के साथ पढ़ना चाहते हैं तो उनको सैट का टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना होगा अच्छे मार्क्स के साथ। इसके अलावा पाकिस्तान की जो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अंदर नस्ट आ जाती है, प्यास आ जाती है, जिनके अंदर लम्स है, आईबी है, आईटीयू यूनिवर्सिटी है, ये तमाम सैट को एक्सेप्ट करती हैं। और इवन के इनके लिए सैट के लिए अलग से लिस्ट बनती है। अब प्यास का अलग से टेस्ट मुश्किल होता है, नस्ट का अलग टेस्ट होता है, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग टेस्ट है। तो बजाय इसके कि आप इन 5 यूनिवर्सिटीज का अलग अलग टेस्ट तैयार करें, आप सिर्फ सैट की प्रिपरेशन करें और सैट को अच्छे तरीके से दे के अच्छा स्कोर करके आप पाकिस्तान की इन टॉप यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप सैट की बेस पे बाहर भी अप्लाई कर सकते हैं, बाहर भी एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, यूएसए, यूके, यूरोपियन कंट्रीज में भी ये वैलिड है। तो मैं आप लोगों को 3 वीडियोस के अंदर पूरा मैथ का कोर्स कवर करवाऊंगा सैट का। तो आप लोगों ने फुल कंसंट्रेशन के साथ ये वीडियोस देनी है। कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को अकेडमीज में पैसे जाया करने की। आप लोगों ने सिर्फ इन वीडियोस को डिटेल में और तवज्जो से सुनना है। और मैं आपको दावा करता हूं कि सैट का कोई भी क्वेश्चन इन टाइप से बाहर आपको नजर नहीं आएगा, इन्हीं टाइप्स में से होगा। मगर आप लोगों ने साथ प्रैक्टिस मैक्सिमम करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस के थ्रू ही आपकी परफेक्ट तैयारी होगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना मैथ का पहला लेक्चर। तो टोटल इसके 3 लेक्चर्स होंगे। तो चलिए हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम इंजीनियर बिलाल हसन है, यूईटी से मैं ग्रेजुएट हूं और मैं पाकिस्तान की टॉप कंसल्टेंसी के अंदर काम कर रहा हूं। सैट और स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग स्पेशलिस्ट हूं मैं। मेरी एक्सपर्टीज़ के अंदर सैट, नेट, गैट, ई कैट, एनईटी और तमाम किस्म के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आते हैं। अब सैट मैथ का मैं आप लोगों को अगेन थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक कैलकुलेटर पोर्शन होता है, उसके अंदर 38 क्वेश्चन 55 मिनट्स के अंदर करने होते हैं, 30 एमसीक्यूज होते हैं और 8 स्टूडेंट प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेज होते हैं। इनको ग्रिड इन क्वेश्चन कहते हैं। इनके अंदर ऑप्शंस नहीं होते, आप लोगों ने आंसर्स लिखने होते हैं। ग्रिड के अंदर आंसर लिखने होते हैं और नीचे पर फिल भी करना होता है। फ़र्ज़ करें अगर 24 आंसर आया है तो नीचे 2 और 4 को फिल भी करना है। और इसका एक ट्रिक याद रखें कि ग्रिड इन क्वेश्चन का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। अगर नेगेटिव आ रहा है तो फिर आपका आंसर गलत होगा। दूसरा हमारे पास नॉन कैलकुलेटेड पोर्शन होता है। इसके अंदर 20 क्वेश्चंस करने होते हैं 25 मिनट्स के अंदर। अगेन इसमें 15 एमसीक्यूज होते हैं और 5 स्टूडेंट प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेज होते हैं। मतलब ग्रिड इन क्वेश्चंस ऑप्शन नहीं होंगे, आप लोगों ने आंसर लिखने होते हैं। तो ये सैट मैथ जर्नल का थोड़ा सा मैंने आप लोगों को इसका बता दिया है कि इसके अंदर किस तरह से हमारे पास मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब हम बात करते हैं सिलेबस और स्कोरिंग के ऊपर। इसके अंदर जो मेन पोर्शन है वो अलजबरा का है, 33% वो सिलेबस को कवर करता है और ये बहुत आसान होता है। इसमें आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करनी होती है, क्वेश्चन बनानी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डाटा एनालिसिस। इसके अंदर ये टफ पोर्शन कंसिडर किया जाता है। इसके अंदर रेशियोज, परसेंटेज, टाइम, स्पीड, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। आगे फिर पासपोर्ट टू एडवांस मैथ और एडिशनल टॉपिक्स इन मैथ। इनके अंदर आप लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फंक्शंस आ जाते हैं और भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जिस तरह ज्योमेट्री, उनके एरियाज, वॉल्यूम वगैरह। तो अब सैट के बारे में एक चीज़ याद रखें कि ये टेस्ट बेसिकली हाई स्कूल मैथ का है।
सैट बेसिकली हाई स्कूल मैथ है जो आप लोग 6, 7 मैट्रिक इंटर में पढ़ के आए होते हैं, मगर इसमें मसला क्या होता है, जो हमारी आदत होती है क्वेश्चन 2 मिनट करने की, सैट डिमांड कर रहा होता है उसको 10-15 सेकंड में करने की। तो बेसिकली सैट सारा शॉर्टकट टेक्निक्स के रिलेटेड है, और मैं आप लोगों को शॉर्टकट टेक्निक्स ही बताऊंगा। इसमें टाइम मैनेज करना होता है, 3 से 4 घंटे के अंदर वो ढेर सारे आपको क्वेश्चन दे देते हैं, तो टाइम का बहुत प्रेशर होता है। तो जब तक शॉर्ट टेक्निक्स आपको नहीं आती होंगी आपका टाइम मैनेज नहीं हो सकेगा। अब जैसे फ़र्ज़ करें मैं आप लोगों को समझाने के लिए आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, ये एक सीक्वेंस है आपके सामने लिखा हुआ, और इसमें आपको कॉमन डिफरेंस भी सेम नज़र आ रहा है 3-3 का। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इसकी आप लोग मुझे एवरेज निकाल के दें, और ये सैट के पास पेपर में से मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा है। अब आप में से कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने कैलकुलेटर पकड़ लिया होगा और वो लग गए होंगे इनको ऐड करने। तो देखें इसमें अब शॉर्ट टेक्निक क्या है, जब भी हमारे पास सीक्वेंस के अंदर एक गोल्डन रूल है, जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम हो, जैसे 3-3 का, तो आप सिंपल पहले और आखिरी नंबर को ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर दें, वो उस सीक्वेंस की एवरेज आ जाएगी। जैसे अब इसकी एवरेज 152 है, ये देखें मैंने पहला नंबर ऐड किया 5, दूसरे लास्ट वाले में 299 में 2 पे डिवाइड किया तो 152। अब ये देखें आपको एक शॉर्ट टेक्निक का पता चल गया। अभी मैं सिर्फ आपको सैट का पैटर्न बता रहा हूँ कि सैट क्या डिमांड करता है, फिर मैं बाकायदा से अपने लेक्चर का आगाज़ करता हूँ जो आज मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डाटा एनालिसिस के अंदर रेशियोज, परसेंटेज, और साथ में आप लोगों को टाइम के क्वेश्चंस करवाने हैं, वर्क इन टाइम, वो एंड पे 3 कैटेगरीज में आज कवर करूंगा। टोटल 3 वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को सैट का तमाम सिलेबस कवर करवा दूंगा, और जो मेरी टाइप्स होंगी इन्हीं के रिलेटेड ही आपको उधर क्वेश्चन नजर आएंगे। सिर्फ आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं वहाँ से। अब एक और क्वेश्चन देखें, ये आप लोगों को एक इक्विलेटर ट्राइंगल नज़र आ रही है जिसकी तीनों साइड सेम है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि इसका एरिया निकालें। अब देखें हमने तो एरिया का फार्मूला पढ़ा था हाफ बेस इनटू हाइट, तो कुछ बच्चे इसकी हाइट निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और ये टाइम कंज्यूमिंग है। अब इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया निकालने के मैं आपको एक शॉर्ट टेक्निक बताता हूँ। ये देखें साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रूट। अब याद रखें जो शॉर्ट ट्रिक होता है उसको मिस यूज़ नहीं करना, जिधर अप्लाई होता है उधर ही अप्लाई करना है। ये अब जो मैंने शॉर्ट ट्रिक एरिया का बताया ये इक्विलेटर ट्राइंगल के लिए, ये ना हो कि आप बाकी ट्राइंगल पे भी ये लगाने लग जाएं, तो शॉर्ट ट्रिक का मिस यूज़ नहीं करना। तो अब सिंपल देखें इसमें मैंने साइड का स्क्वायर पुट किया, 6 का स्क्वायर किया, 4 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर इसका ये आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको सैट का पता चल गया कि सैट के अंदर टाइम मैनेज करना होता है। अब ये भी पास्ट पेपर का क्वेश्चन है सैट का जो नॉन कैलकुलेटेड पोर्शन में से आया था। तो अब हम बाकायदा आगाज़ करते हैं हमारे आज के लेक्चर का, रेशियो प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग टेक्निक्स। ये मैं आपको पहले बताऊंगा टाइप 1। देखें मैं इसकी आपको 5-6 टाइप्स टोटल बताऊंगा, तमाम रेशियोज़ के क्वेश्चन मैं कवर कर दूंगा। आप लोगों ने फुल कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर सुनना है और एंड पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। पहले आ जाता है डायरेक्ट एंड इन्वर्स रिलेशन। जब भी इसका ट्रिक आप याद रखें कि जब भी हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन होगा तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और जब हमारे पास इन्वर्स 2 क्वांटिटीज़ में रिलेशन होगा तो हम उसके बाद हॉरिजॉन्टल उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है, एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरी भी बढ़ जाए, और इन्वर्स रिलेशन में क्या होता है अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी कम हो जाए। अभी ये एग्जांपल के थ्रू मैं आपको करवाता हूँ। पहली एग्जांपल पहली टाइप में से 13 गोट्स हैं, वो 110 kg है यूज़ करती हैं, कंज्यूम करती हैं 14 डेज़ के अंदर। तो वो पूछ रहा है कितनी गोट 660 kg है कंज्यूम करेंगी 26 डेज़ के अंदर। तो अब देखें आपके पास 3 क्वांटिटीज़ हैं, गोट्स हैं, है और डेज़ हैं। तो इसको आप लोगों ने इस तरह लिख लेना है। अब इनके नीचे लिखते जाएं, 13 गोट्स हैं हमारे पास, 110 kg है यूज़ करती हैं 14 डेज़ के अंदर। इसी तरह आप वो गोट्स का हमें नहीं पता, उसकी जगह एक्स कर दें, 660 kg है कितने दिनों में कंज्यूम करेंगी। अब देखें आप लोगों ने पहले 2 क्वांटिटीज़ देखें, जब हमारे पास गोट्स ज़्यादा होंगी तो है भी ज़्यादा कंज्यूम होगी, और अगर हमारे पास वो गोट्स की तादाद कम होगी तो है भी कम कंज्यूम होगी। इसका मतलब इनमें डायरेक्ट रिलेशन है गोट्स और है के अंदर। तो ये देखें मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब आपने गोट्स को जो पहली क्वांटिटी है उसको कांस्टेंट कंसिडर करना है, दूसरी और तीसरे कॉलम में इनमें रिलेशन देखें। अब देखें अगर हमारे पास है की मिकदार ज़्यादा होगी तो ज़्यादा दिन वो चले गए, और इसी तरह अगर हमारे पास है कम होगी तो वो कम दिन यूटिलाइज होगी सेम नंबर ऑफ गोट्स के लिए। तो इनके दरमियान भी है और डेज के दरमियान भी डायरेक्ट रिलेशन है, और इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, अब एरोज़ को देखना है। जैसे ये येलो कलर में देखें 13 जा रहा है 660 की तरफ, फिर एरो जा रहा है 14 की तरफ, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ये देखें येलो कलर वाले मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया। अब आप ग्रीन देखें, एरो देखें, एक्स वाला एरो किधर जा रहा है 110 की तरफ, और फिर ये जा रहा है 26 की तरफ, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें और इक्वल करके इनको आपस में ये देखें। तो यहाँ से अब आप लोगों ने क्या काम करना है, इसको मैं अगेन लिख लेता हूँ। यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको इसके रिलेटेड 1-2 और एग्जाम्पल करवाता हूँ, तो पहली टाइप आपको पक्की हो जाएगी। तो टोटल 42 गोट्स हैं।
अब इसी के रिलेटेड मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ। 500 ग्राम्स फूड जो है वो 20 एनिमल्स ईट करते हैं 7 डेज़ के अंदर, तो वो हमसे डेज़ पूछ रहा है कि 200 ग्राम फूड जो है वो 14 एनिमल्स के लिए कितने दिन चलेगा। ये भी अब सेट के पास पेपर में से क्वेश्चन है। उसी तरह आप तीनों क्वांटिटीज़ लिख लें, फूड, एनिमल्स और डेज़। पहले हमारे पास फूड कितना था 500 और एनिमल्स थे 20 और 7 डेज़ के लिए ये यूज़ हुआ। उसके बाद डेज़ हमने निकालने हैं, 200 फूड 14 एनिमल्स के लिए कितने दिन चलेगा। अगेन अब उसी तरह आप लोग इनमें रिलेशन देखें, पहले फूड और एनिमल में देखें। फूड ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एनिमल इसको यूज़ करेंगे, कम फूड होगा तो कम एनिमल यूज़ करेंगे। फूड और एनिमल में तो डायरेक्ट रिलेशन है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह फूड को सेम रखते हुए एनिमल और डेज़ के अंदर आप रिलेशन देखें। अगर एनिमल्स की तादाद ज़्यादा होगी तो कम दिनों में खाना ख़त्म हो जाएगा, और अगर एनिमल्स कम होंगे तो वो सेम खाना ज़्यादा दिन यूटिलाइज होगा। इसका मतलब इनमें इन्वर्स रिलेशन है, तो हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन आपने कर देनी है। अब अगेन देखें, आपने एरोज़ के साथ चलना है। येलो कलर में देखें 500 का एरो जा रहा है 14 की तरफ, ये जा रहा है एक्स की तरफ, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। आगे इक्वल का साइन डाल के ग्रीन वाला देखें 220 की तरफ जा रहा है और 20 का एरो 7 की तरफ, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। और यहाँ से अब आप लोगों ने x की वैल्यू निकाल लेनी है। ये देखें अगेन मैंने उनको लिखा, x को इधर ही रहने दें, बाकी नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा 500 इंटू 14, और यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा 4 डेज। अब इसी टाइप के रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें उसने मंथ की जगह डेज वीक पूछ लिए हैं। तो अगेन हम उसी तरह एक साइड पे हम लिखेंगे फूड एनिमल डेज। अब फूड हमारे पास 200 है, एनिमल्स 15 थे, और 1 मंथ को अब हम क्या कम करते हैं, इसको डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे पास आंसर डेज में आएगा, फिर हम उसको 7 पे डिवाइड करके वीक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। और वो हमारे पास पूछ रहा है कि कितने वीक 200 फूड्स चलेगा 8 एनिमल्स के लिए। तो ज़ाहिर है डेज़ की जगह आप एक्स लिखेंगे। अगेन आप देखें, आप फूड और एनिमल का रिलेशन देखें। पहले दो का ज़्यादा फूड होगा तो ज़्यादा एनिमल इसको खा लेंगे, कम फूड होगा तो कम खाएंगे। इनमें डायरेक्ट रिलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब एनिमल्स और डेज़ देखें, फूड को सेम रखते हुए, ज़्यादा एनिमल होंगे तो कम दिन वो खाना चलेगा, और अगर कम एनिमल होंगे तो ज़्यादा दिन वही सेम अमाउंट ऑफ खाना चलेगा। तो इसलिए इनके दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। आप लोगों ने इस तरह हॉरिजॉन्टल एरोज ड्रा करने, और अगेन आप लोगों ने अब इन एरोज के अलॉन्ग मल्टीप्लाई कर देना है। येलो कलर में देखें 208 और एक्स, ये सेम एरो इनके जा रहे हैं, मल्टीप्लाई किया, आगे इक्वल डालना है और ग्रीन वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। और यहाँ से आप लोगों ने एक्स निकाल लेना है। आंसर आप लोगों का डेज में आएगा, क्योंकि हमने मंथ को डेज में लिखा हुआ था, और फिर इसको 7 पे डिवाइड करके वीक्स, तो 8 वीक्स ये इनके पास खाना चलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पहली टाइप आपको क्लियर होगी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और हॉरिजॉन्टल लाइन वाली। अब हम आते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन की कैटेगरी में, कन्वेंशनल रेशियोज प्रॉब्लम। इनमें आप लोगों ने क्या काम करना है, एक वेरिएबल एक्स इंट्रोड्यूस कर लेना, और आप लोगों ने रेशियो को कन्वर्ट कर लिया करना है एक्चुअल क्वांटिटी में। जैसे ये देखें, हम इसका क्वेश्चन करते हैं कि असलम के कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट्स इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं, उनकी उर्दू वाले बच्चे जो क्लास ले रहे हैं, उनके साथ रेशियो के मैंने 3:5। और फिर वो कहता है कि अगर इंग्लिश के स्टूडेंट्स 150 हैं तो उर्दू के स्टूडेंट्स की हमने तादाद बतानी है। तो मैंने क्वेश्चन के अंदर ये येलो कलर में हाईलाइट की हुई है इन्फॉर्मेशन, ताकि आप लोगों को रीड करने में आसानी हो। तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। पहले आप रेशियो लिख लें जो गिवन है। इंग्लिश टू उर्दू स्टूडेंट्स की रेशियो कितनी है, 3:5। हमें इनकी एक्चुअल क्वांटिटी का नहीं पता, तो आप लोगों ने यहाँ पे अब ट्रिक जो क्या मेथड यूज़ करना है, इनको एक्स वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दें। इंग्लिश को भी, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स की रेशियो को भी और उर्दू वालों को भी। जब हम इनसे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी में कन्वर्ट होगी। ये जो रेशियो है ये एक्चुअल क्वांटिटी में कन्वर्ट होगी। ये अब बात आपने याद रखनी है। जब भी रेशियो गिवन होगी उसको आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उनकी एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगी। यानी इंग्लिश के स्टूडेंट्स कितने हैं 3x, उर्दू के कितने हैं 5x। तो यहाँ पे आप देखें, आपको इंग्लिश के स्टूडेंट्स कितने गिवन है 150, और इधर x की फॉर्म में कितने थे 3x। तो 3x को 150 के इक्वल रख के आप लोगों ने x निकाल लेना है 50। अब वो हमसे पूछ रहा है उर्दू क्लास कितने स्टूडेंट्स ले रहे हैं। तो उर्दू क्लास कितने स्टूडेंट्स ले रहे थे 5x, x की वैल्यू प्लग इन करें तो हमारे पास 250 आ जाएगा। टोटल स्टूडेंट्स अगर निकालने हो तो इंग्लिश वाले 3x थे, उर्दू वाले 5x थे, तो टोटल 8x, और 8 इंटू 50 करेंगे x की वैल्यू पुट करके तो आंसर आ जाएगा। तो ये मेथड अभी मैं आपको एक दो और एग्जाम्पल से पक्का करता हूँ आपका। अब ये देखें, हमारे पास एक बॉक्स है, उसके अंदर बेस बॉल और गोल्फ की बॉल्स हैं। तो अब वो इनकी रेशियो बता रहा है। बेस बॉल्स की गोल्फ की बॉल से रेशियो है 2:3। आपने अब अगेन वही तरीका, इनकी रेशियो लिख लें। ये देखें, बेस बॉल्स और गोल्फ बॉल, इनकी रेशियो लिख ली 2:3, और अब इनको फिर x से मल्टीप्लाई कर दें तो अब हमारे पास ये 2x बेस बॉल्स हैं और 3x गोल्फ बॉल्स हैं। और उसने अब बता दिया कि टोटल बेस बॉल्स हैं 30, गोल्फ की बॉल्स वो पूछ रहा है। ये सेट पास पेपर में से क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। तो अब आपने क्या काम करना है, बेस बॉल्स 30 हैं, मगर आपके पास x की फॉर्म में कितनी थी 2x, तो इनको आपस में इक्वल रखें आप लोग। तो ये देखें, यहाँ से x हमारे पास आ गया 15, और उसने पूछी थी गोल्फ बॉल, वो x की फॉर्म में कितनी थी 3x।
तो 3x को x की वैल्यू प्लग इन करेंगे तो हमारे पास गोल्फ बॉल्स आ जाएंगी। देखें ये मेथड आपने बस इसकी प्रैक्टिस करनी है, इससे आपका बहुत टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा। अब इसी तरह वो क्वेश्चन में अगर हमसे पूछता कि टोटल बॉल्स कितनी है तो वो 2x में 3x ऐड करके 5x की वैल्यू पुट करके हमने निकाल लेना था। डिफरेंस ऑफ बॉल्स भी वो पूछ सकता था, तो हमने 3x में से 2x माइनस करके x आना था जो कि 15 था। ऐसे भी वो पूछ सकता था ट्वाइस द नंबर ऑफ बेस बॉल्स कितनी है, जो कि 2x थी उसका ट्वाइस करते हैं और x की वैल्यू पुट करके आप लोगों ने आंसर निकाल लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वेरिएबल यूटिलाइज करना इस मेथड में आपको अच्छी तरह समझ आ रही होगी। एक और इस कैटेगरी का क्वेश्चन करते हैं। एक स्पेशल सीरियल मिक्सचर के अंदर वो कहता है राइस, व्हीट और कॉर्न है, उनकी रेशियो गिवन है और वो कहता है अगर राइस की अमाउंट 3 पाउंड हो तो कॉर्न कितनी होगी। सबसे पहले आप लोगों ने उसी तरह इन रेशियोज को लिख लेना है, राइस, व्हीट, कॉर्न लिख लिया और आगे अब आपको पता चल गया होगा कि आप लोगों ने इनको रेशियो को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स से। क्यों हमने मल्टीप्लाई किया एक्स से, ताकि ये जो रेशियो है ये एक्चुअल क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाए। अब राइस की क्वांटिटी 2x है, व्हीट की 3x है, कॉर्न की 5x है। राइस हमें गिवन कितना है 3 पाउंड और एक्स की फॉर्म में कितना था 2x। 2x को आप लोगों ने 3 के इक्वल रखना और यहाँ से x निकाल लेना है 1.5। और वो कॉर्न पूछ रहा था, कॉर्न कितना था 5x। 5x के अंदर x की वैल्यू प्लग इन करें तो आपके पास 7.5 आंसर आएगा। तो उम्मीद है आपको दूसरी टाइप भी फुल क्लियर होगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ तीसरी टाइप के ऊपर, चेंज ऑफ रेशियो। सम टाइम इसमें दो कंडीशंस होती हैं, एक इनिशियल सिनेरियो होता है, एक फाइनल। इनिशियल में कुछ चेंज आती है, फाइनल में जाके फिर रेशियो चेंज हो जाती है। इनिशियल में कुछ होना होता है, ऐसे नहीं होता तो फाइनल सिचुएशन बनती है और उसमें रेशियो भी चेंज हो जाती है। जैसे अभी एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। हमारे पास दो नंबर हैं, उनकी रेशियो 2:3 है। फिर पहले नंबर में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, दूसरे नंबर में 2 ऐड किया तो रेशियो बन जाती है 1:2। देखें अब रेशियो चेंज हो गई है। तो बस उसी तरह आप लोगों ने इसमें वही जो मैंने आपको पहले टाइप 2 में वेरिएबल का इंट्रोड्यूस का तरीका बताया था वही आपने इधर लगाना है चेंज ऑफ रेशियो वाले क्वेश्चन में भी। तो पहला नंबर लिखा, दूसरा नंबर लिखा, स्टार्ट वाली रेशियो लिख लें, फिर आप इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो को तो ये एक्चुअल 2 नंबर बन जाएंगे। अब आप कंडीशन अप्लाई कर दें। कंडीशन क्या थी कि पहला नंबर जो 2x है उसमें से 2 माइनस करना है और दूसरे नंबर 3x में से 2 ऐड करना है तो रेशियो क्या बन जाएगी 1:2। यहाँ से अब आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकाल लेना है। तो जैसे ही आपके पास x आ जाएगा तो पहला नंबर आपने क्या लेट किया हुआ था 2x, x की जगह पुट किया तो 12 आ गया। सेकंड नंबर x की जगह 6 पुट किया तो 18 आ गया। अब इनका सम उसने पूछा था, दोनों को ऐड कर दें तो 30 आ गया। अब इसी तरह इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक स्पोर्ट्स स्टोर वाला है, वो ऑर्डर करता है वाइट एंड येलो बॉल और वो ऑर्डर करता है इक्वल, मगर वो जो कंपनी वाले हैं वो 30 वाइट बॉल्स एक्स्ट्रा भेज देते हैं मिस्टेकनली। तो फिर रेशियो बन जाती है 6:5। देखिए अब उसने जो ऑर्डर, वो पूछ रहा है कि उसने टोटल कितनी बॉल्स ओरिजिनली ऑर्डर किया था स्पोर्ट्स स्टोर वाले ने। तो अब देखें ओरिजिनली उसने मांगी थी वाइट और येलो इक्वल बॉल्स, और अगर इक्वल बॉल्स हों दोनों तो उनकी रेशियो 1:1 आएगी। तो हम इनको 1 को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे अब ये वाइट और येलो बॉल्स की रेशियो एक्चुअल क्वांटिटी में कन्वर्ट होगी। इसको हम सिंपल x लिख लेते हैं। अब उसने 30 कंपनी ने वाइट बॉल्स एक्स्ट्रा भेजी थी तो वाइट के अंदर हम क्या काम करेंगे 30 ऐड कर देंगे। ये देखें x + 30 और येलो तो वही रहेंगी x। अब रेशियो कितनी बन जाती है 6:5। ये रेशियो अब चेंज हुई है तो वाइट को येलो से आप रेशियो लें x + 30/x = 6/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और यहाँ से आप लोगों ने x निकाल लेना 150। बच्चे x निकाल के यहाँ पे छोड़ देते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बैक स्टेटमेंट में आए, उसने हम लोगों से पूछा क्या था, वो पूछ रहा है टोटल बॉल। तो येलो भी x हमने लेट की थी, वाइट भी x लेट की है, तो टोटल बॉल हमारे पास कितनी हो जाएगी 150 + 150 300। जब भी x आए उधर x की वैल्यू पे क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं, आपने बैक स्टेटमेंट में देखना है कि वो पूछ क्या रहा था। अब इस कैटेगरी का हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अली खरीदता है ब्लू एंड रेड मार्बल और उसकी रेशियो है 1:2। तो उस जो शॉपकीपर है वो दो ब्लू मार्बल फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब एक्स्ट्रा दे देता है। तो वो पूछ रहा है कि तब ब्लू टू रेड मार्बल्स की रेशियो 3:4 हो जाती है। तो आप ओरिजिनली बताएं कि उसने रेड मार्बल्स कितने लिए हैं। अगेन उसी तरह आप लोगों को जो गिवन इनिशियल सिनेरियो की हमारे पास रेशियो कितनी थी 1:2, आप उसको x से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये बेसिकली ब्लू और रेड की क्वांटिटी बन गई है कि उसने जो खरीदी थी। और अब आप इस पे कंडीशन अप्लाई करें कि हुआ क्या था कि उसको 2 ब्लू मार्बल एक्स्ट्रा मिले थे तो ब्लू x के अंदर आप 2 ऐड कर दें, रेड तो वही रहेगा 2x। अगेन न्यू रेशियो देखें कितनी बन गई, ब्लू टू रेड रेशियो हमारे पास 3:4 थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ से x निकाल लें, x हमारे पास 4 आ गया। और उसने अब हमसे पूछे थे रेड मार्बल हमारे पास x की फॉर्म में 2x थे, उसकी जगह x की वैल्यू पुट करें तो 8 आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये x इंट्रोड्यूस करना आपको दोनों टाइप्स के अंदर क्लियर हो गया होगा, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सेट के अंदर लाजमी क्वेश्चंस आते हैं।
अब हम आ जाते हैं टाइप 4 पे, इसको कहते हैं डब्ल्यू मेथड। इसमें क्या होगा, आपको दो सेट ऑफ रेशियोज गिवन होंगे, जैसे ये देखें एक्स रेशियो वाई 2:7 है, वाई रेशियो जी 3 है। आपको दो सेट ऑफ दो रेशियोज गिवन है और एक सेट के अंदर तीन रेशियो पूछ रहा है। तो इसमें आप लोगों ने क्या काम करना है, पहले ये देखें, आप लोगों ने एक्स रेशो वाई लिख लेना है और आपने सेम वर्टिकली रखना है, जैसे वाई के नीचे वाई आएगा, ये देखें। अब आप लोगों ने इस अल्फ़ाबेट्स को जो रेशो में लिखा है इनकी जगह आप लोगों ने इनकी वैल्यूज़ प्लग इन कर देनी है। एक्स रेशो 5 की जगह, एक्स रेशो वाई की जगह 2:7 और वाई रेशो जी की जगह 3:11। और फिर आप लोगों ने अब इसको इस तरह मल्टीप्लाई करना है, ये देखें 2 को 3 से एक डब्ल्यू बना देना है, जैसे ये मैंने बनाया है। नीचे लाइन लगाएं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके आप लोगों ने नीचे, ये देखें 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, नीचे लिख दें, फिर 7 को 3 से करें और फिर 7 को 11 से। तो इनको मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया नीचे। तो ये अभी इसी के रिलेटेड एक और एग्जाम्पल करते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखें, अब दो सेट ऑफ दो रेशियोज गिवन है, एक सेट के अंदर तीन रेशियोज वो पूछ रहा है, सेट का पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। अब ये देखें ए रेशियो बी हम लिखेंगे, सबसे पहले सेम वाले वर्टिकली लिखने, यानी बी के नीचे बी आएगा। ये देखें बी के नीचे बी आया। अब आप लोगों ने इस रेशियो को इनके नंबर से, अल्फ़ाबेट्स को उनके नंबर से लिख रिप्लेस कर देना है रेशियो से। तो ये देखें ए रेशियो बी की जगह 3:2 और बी रेशियो सी की जगह 4:5। उसी तरह आप लोगों ने डब्ल्यू बना देना है और फिर आप लोगों ने इनको आपस में 3 को 4 से और 2 को 4 से और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। अब ये आंसर नहीं है क्योंकि ये रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, हमने रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, 2 पे डिवाइड करके आप लोगों ने फाइनल आंसर लिख देना है, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा 6:4:5। तो ये डब्ल्यू मेथड भी मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया है। इसके बाद अब हम चलते हैं टाइप 5 पे। जब हमारे पास 3, 4 या मोर रेशियोज गिवन होंगी, इसमें पहचान ये है कि आपको इक्वलिटी के साइन नजर आएंगे। ये देखो 2x = 3y = 4z, आगे और भी हो सकते हैं। तो इनका आप आपसे पूछ रहे हैं एक्स वाई जी की रेशियो। इसका अब आप लोगों ने ट्रिक याद रखना है कि आपने जो कोफिशिएंट्स हैं उनका एलसीएम लेके उससे डिवाइड कर देना हर टर्म को। अब इसमें कोफिशिएंट था 2, 3, 4, इसका हम एलसीएम लेंगे 12 आएगा और हर टर्म को 12 पे डिवाइड करें। अब एलसीएम से डिवाइड करने का फायदा क्या होगा कि कोफिशिएंट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास एक्स वाई जी के नीचे नंबर्स आ जाएंगे और यही रेशियो है। तो एक्स वाई जी के रेशियो आ जाएगा 6:4:3। अब इसी तरह मैं इसी की एक और टाइप का क्वेश्चन करवाता हूँ। ये देखें, इसमें आप लोगों को 4 नंबर आपस में इक्वल नज़र आ रहे हैं उसी तरह, और ये हमने निकालनी है रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। आप लोगों ने कोफिशिएंट्स का एलसीएम ले लेना है, वो हमारे पास 60 आएगा। हर टर्म को आप लोगों ने 60 से डिवाइड कर देना है, इसको सिंप्लीफाइड करना है, तो हमारे पास ये फाइनल रेशियो आ गई। अब इसी कैटेगरी का एक पास्ट पेपर में से हम क्वेश्चन करते हैं सेट का। ये देखें, आप लोगों के पास आप 5 नंबर आपस में इक्वल हैं, पहचान करें इस टाइप की कि इस तरह इक्वलिटी के साइन आएंगे। आप लोगों ने कोफिशिएंट्स का एलसीएम लेना है, जो कि इस केस में हमारे पास कितना आ जाएगा 120। हर टर्म को आप लोगों ने एलसीएम से डिवाइड करना है, कोफिशिएंट आपस में कट जाएंगे, जो चीज़ नीचे लिखी होगी वो रेशियो आ जाएगी। ये देखो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टाइप भी आपको क्लियर होगी। अब हम टाइप 6 पे आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, रेशियो के क्वेश्चंस के अंदर आपको ढेर सारी फ्रैक्शंस नज़र आएंगी, तो इनको कैसे करना है। जैसे अब ये देखें, हमारे पास एक स्टेटमेंट है, वो कहता है हाफ ऑफ द नंबर ऑफ वाइट माइस इज़ 1/8 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ माइस, यानी टोटल नंबर ऑफ माइस में से वो वाइट माइस की बात कर रहा है, फिर ग्रे माइस की बात कर रहा है टोटल नंबर ऑफ माइस में से। तो एंड पे हमसे पूछ के आ रहा है रेशियो ऑफ वाइट माइस टू ग्रे माइस, मगर हमें टोटल माइस का नहीं पता। याद रखिए, इसमें अब आपको 4 फ्रैक्शन नज़र आ रही हैं। रेशियो वाले क्वेश्चन जब भी फ्रैक्शन में आएगा, मैं आपको जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, आप लोगों ने डिनोमिनेटर के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन तमाम का एलसीएम लेके उसको टोटल नंबर कंसिडर कर लेना है। जैसे अब इसमें डिनोमिनेटर के अंदर 2 आ रहा है, 8 आ रहा है, 3 और 9, इन तमाम का एलसीएम लेंगे और वो टोटल नंबर ऑफ माइस हम कंसिडर करेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। इसके अलावा अगर आप इसको इक्वेशन वाले मेथड से करेंगे तो ये ज़्यादा टाइम लेगा। तो अब देखें, इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ये मैंने ट्रिक लिख दिया है कि एलसीएम ले लें डिनोमिनेटर्स का और उसको टोटल कंसिडर करें। ये कब मेथड यूज़ होगा, रेशियो, जब हमारे पास रेशियो वाले क्वेश्चन में ढेर सारी फ्रैक्शंस आ जाएं। तो अब हमने 2, 8, 3, 9 ये डिनोमिनेटर थे, इनका एलसीएम 72 आया और ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ माइस हैं। तो अब ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, इस का मतलब होता है इक्वल। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, ये स्टेटमेंट थी क्वेश्चन की। तो अब देखें 1/2 ऑफ द नंबर ऑफ वाइट माइस, तो वाइट माइस को हम डब्ल्यू से कंसिडर कर लेते हैं, हाफ ऑफ की वजह से मल्टीप्लाई आएगा, इस का मतलब है इक्वल, इज 1/8 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ माइस। तो इसी को मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने लगा हूँ। ये देखें 1/2 ऑफ की वजह से मल्टीप्लाई आया, आगे वाइट माइस इक्वल टू 1/8 ऑफ द टोटल माइस। तो टोटल हमने 72 कंसिडर किए थे। तो अब मैं इसको जब सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास वाइट माइस 18 आएंगी।
इसी तरह अब वो आगे हमारे पास अगली स्टेटमेंट में कह रहा है कि 1/3 ऑफ ग्रे माइस इज इक्वल टू द 1/9 ऑफ टोटल माइस। टोटल माइस हमने 72 कंसिडर किए थे, ऑफ की वजह से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हमने ग्रे माइस निकाली है 24। एंड पे अब उसने हमसे रेशियो पूछी थी वाइट माइस की ग्रे माइस के साथ, जो कि 18:24, तो इसको हमने सिंप्लीफाइड किया तो 3:4 आ गया। अब मैं अपने ये जो रेशियोज है इसको कंक्लूड करता हूँ। मैंने आपको 6 टाइप्स पढ़ाई हैं, डायरेक्ट, इनवर्स, डायरेक्ट के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स के अंदर हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन, और कन्वेंशनल मेथड से जो रेशियोज थी मैंने आपको उसमें वेरिएबल एक्स इंट्रोड्यूस करना सिखाया। फिर जो चेंज ऑफ रेशियो वाला था कि जिसमें 2 सिनेरियोज होते थे, रेशियो चेंज आती थी, उसके अंदर भी आपने जो रेशियो थी उसको एक्स से मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल क्वांटिटी बना लेना है। फिर 3 रेशियोज कैसे फाइंड आउट करनी थी, जब हमारे पास 2 सेट ऑफ 2 रेशियोज गिवन हो और एक सेट के अंदर 3 रेशियोज पूछे, उसमें डब्ल्यू मेथड लगाना है। जब हमारे पास ढेर सारे नंबर इक्वालिटी में आ जाए और हमसे वो रेशियो पूछे, तो आप लोगों ने जो हमारे पास कोफिशिएंट थे उनका एलसीएम लेके उससे डिवाइड कर देना हर टर्म को, और जब रेशियो क्वेश्चन में ढेर सारी फ्रैक्शंस आ जाएं तो आपने डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके उसको टोटल कंसिडर करना है, जिस तरह मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम करवाई। तो अब हम चलते हैं परसेंटेज के ऊपर। अब मैं आप लोगों को परसेंटेजेस के शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। मेरी परसेंटेजेस की जो मैं आप लोगों के साथ टाइप्स शेयर करूँगा वो तमाम किस्म के परसेंटेजेस के क्वेश्चंस कवर कर देंगे। इनसे हट के जो टाइप्स, मेरी बताई हुई हट से टाइप से जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ज़्यादा सिंपल होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं टाइप 1 बताता हूँ। इसमें आप लोगों ने इंग्लिश टू मैथ कन्वर्जन करनी है। ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि बच्चों को स्टेटमेंट की नहीं समझ आ रही होती, अगर उनको कोई स्टेटमेंट समझा दे तो वो क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। तो मैं अब आप लोगों को इनके ट्रिक बता रहा हूँ, आप लोगों ने याद रखना है। जहाँ पर भी आप लोगों को वट का वर्ड यूज़ नज़र आएगा, आप लोगों ने उसकी जगह वेरिएबल एक्स लगा देना है, इसकी जगह इक्वल लगा देना है। इसी तरह परसेंट का मतलब होता है 100 से डिवाइड कर देना है। 2% है तो 2 को 100 से डिवाइड कर देना है। 3% है तो 3 को 100 से डिवाइड कर देना है। इसी तरह ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो अब ये देखें, मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को टाइप 1 समझाता हूँ। ये पहला क्वेश्चन देखें, 40% ऑफ व्हाट इज 230। तो 40% है, 40 को 100 से डिवाइड करें, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाएं, व्हाट की जगह एक्स लगाएं, इसकी जगह इक्वल लगाएं, आगे 230। अब आप लोगों ने सिंपल यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। तो इसका मतलब ये है कि 575 का 40% 230 होता है। इसी तरह आप दूसरा क्वेश्चन इसमें से देखें, व्हाट परसेंट ऑफ 6 इज 9। व्हाट की जगह एक्स लगाएंगे, परसेंट का एक्स को 100 से डिवाइड करेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 6, इसकी जगह इक्वल लगाएंगे तो आगे 9। तो यहां से आप लोगों ने सिंपल x की वैल्यू निकाल लेनी है जो कि 150% आएगी। अब इसी टाइप का मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं, 16 इज 2/5% ऑफ व्हाट नंबर। तो उसी तरह आप 16 इस की जगह आप लोग इक्वल लगाएं, लेफ्ट से शुरू होकर राइट पे आपने चलते जाना है। 2/5%, 2/5 को 100 से डिवाइड करें, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और व्हाट का मतलब x। तो यूं आप लोगों ने यहां से x की वैल्यू निकाल लेनी है। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखें कि इफ a इज अ पॉजिटिव नंबर, 16% ऑफ a इज व्हाट परसेंट ऑफ 3a। तो वही जो मैंने आपको तरीका बताया है, 16% का मतलब 600% का मतलब है 600 को 100 से डिवाइड करें, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई a से करें, इसका मतलब इक्वल, व्हाट परसेंट मीन्स के व्हाट x और 100 से डिवाइड करें, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, आगे 300a लिख दे। तो यहाँ से आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो देखें, लेफ्ट टू राइट आपने चलना है। जो पहली स्लाइड में परसेंटेज की मैंने आपको ट्रिक बताए हैं उनको याद करें, अप्लाई करते जाना है, आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी कैटेगरी का। 66 स्टूडेंट्स एक क्लास में फेल हो जाते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं 3 × 1/5% ऑफ द क्लास। हाउ मैनी स्टूडेंट पास। तो अब देखें, आपको टोटल क्लास में स्टूडेंट्स का नहीं पता, आप लोगों ने क्या काम करना, उसको एक्स सेलेक्ट कर लेना है। अब x का 3 × 1/5% इक्वल होगा फेल्ड स्टूडेंट के। तो यहाँ से पहले आप 3 × 1/7% को सिंप्लीफाई करें, 22/7% बना, परसेंट का मतलब होता है 100 से डिवाइड करें, तो नीचे डिनोमिनेटर में 700 बन जाएगा। अब ये रिप्रेजेंट करता है टोटल क्लास का 66 स्टूडेंट्स को जो फेल हुए हैं। तो अब ये देखें, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम क्या करेंगे, 22/700 को ऑफ दी क्लास था और हमने क्लास कितनी कंसिडर की थी, x। ये इक्वल होगा 66 स्टूडेंट्स के जो फेल हुए हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने x निकाल लेना है। अब ये x टोटल स्टूडेंट्स आए हैं, उसने हमसे पूछा है स्टूडेंट पास कितने हुए हैं। तो आप लोगों ने अब क्या काम करना है, टोटल स्टूडेंट्स में से फेल स्टूडेंट माइनस कर देंगे तो वो पास वाले आ जाएंगे। तो मैंने आप लोगों को जो इंग्लिश टू मैथ कन्वर्जन बताई है ये यूज़ करनी है। इसके रिलेटेड मैंने आपको 5 एग्जांपल्स दी हैं। अब हम आते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन पे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज आप लोगों से क्वेश्चन में पूछी जाएगी। सम टाइम वो हमसे आंसर पूछ रहा होता है कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, कितने परसेंट डिक्रीज हुआ। अमूमन जो कॉस्ट प्राइस और जो हमारे पास सेलिंग प्राइस होती है उनके चक्कर में नहीं पड़ना। मैं आपको उधर से स्केप करवाना चाहता हूँ, डायरेक्ट परसेंट इंक्रीज डिक्रीज के शॉर्ट ट्रिक
बता रहा हूँ ये आपने यूज़ करने हैं। जब भी परसेंट इंक्रीज वो पूछे कि कोई ये क्वांटिटी है उसमें इतने परसेंट इजाफा हो गया उसकी कीमत में, तो परसेंट इंक्रीज निकालने का ये शॉर्टकट है। ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करें, फिर स्मॉलर वैल्यू से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100। जी से मुराद ग्रेटर वैल्यू, एस से मुराद स्मॉलर वैल्यू। इसी तरह जब परसेंट डिक्रीज निकालना है तो यही फार्मूला है, सिर्फ आप लोगों ने डिवाइड ग्रेटर वैल्यू से कर देना है। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये देखें, एक बुक है उसकी प्राइस $20 से $30 लास्ट मंथ में इंक्रीज हुई, तो परसेंट इंक्रीज बताएं। तो ग्रेटर वैल्यू देखें 30 है, उसको स्मॉलर वैल्यू में से माइनस करें, तो परसेंट इंक्रीज पूछ रहा था तो किससे डिवाइड करेंगे? परसेंट इंक्रीज में स्मॉलर वैल्यू से, जो कि 20 है, तो ये हमारे पास 50% इजाफा हुआ। एक और एग्जांपल मैं आपको करवाता हूँ। जैसे ये देखें, अच्छा इसमें आपने एक याद रखना है कि अगर आपको स्मॉलर वैल्यू या ग्रेटर वैल्यू में से अगर किसी का नहीं पता चल रहा तो आपने उसको 100 कंसिडर कर लेना है। जैसे वो कहता है कि एक पॉपुलेशन की कंट्री है वो डबल हो जाती है आफ्टर 20 हर 20 ईयर्स के बाद, 1970 टू 2010 तक, तो कितने परसेंट इंक्रीज होगा पॉपुलेशन में ड्यूरिंग दिस टाइम। अब देखें, आपको इनिशियल स्टार्ट वाली पॉपुलेशन का नहीं पता, हम उसको लेट कर लेते हैं 100। अब ये 100 20 साल बाद डबल हो जाएगी, यानी 1990 में 200 हो जाएगी, फिर 20 साल बाद ये 200 डबल हो जाएगा, यानी 2010 के अंदर ये 400 हो जाएगा। तो अब हमारे पास स्मॉलर वैल्यू स्टार्ट वाली 100 थी और ग्रेटर वैल्यू हमने क्या लेट की, हमारे पास 2010 में कितनी होगी? 400। तो ये देखें, अब इसी तरह हमने ये देखें, लेट अज्यूम इनिशियल पॉपुलेशन हमने 100 कंसीडर की, 20 साल बाद इसमें डबल होगी अमाउंट तो 200 1990 में, फिर डबल होके 2010 में 400 बनी, स्मॉलर वैल्यू 100, ग्रेटर वैल्यू 400। तो हमसे वो पूछ के आ रहा था परसेंट इंक्रीज, उसका ये फार्मूला लगाएं और सिंप्लीफिकेशन करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप टाइप 3 में हमारे पास सम टाइम वो हमसे डिमांड कर रहा होता है कि फाइनल आंसर में हमें कोई वैल्यू बताएं, कोई क्वांटिटी बताएं, परसेंट में नहीं पूछ रहा होता इंक्रीज डिक्रीज। तो उस केस में आप लोगों ने क्या काम करना है, जब कभी भी आप लोगों ने परसेंट इंक्रीज के केस में आप लोगों ने, जैसे वो कहता है कि एक क्वांटिटी उसकी कीमत में इतना इजाफा हुआ तो न्यू वैल्यू क्या, एक वो न्यू वैल्यू बन गई, तो आप लोगों ने उसमें ये फार्मूला यूज करना है, न्यू वैल्यू इक्वल टू उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होगी उसमें ऐड कर देना है परसेंट इंक्रीज जो भी गिवन है टाइम्स ओरिजिनल वैल्यू का। इसी तरह अगर आपसे वो परसेंट डिक्रीज कह के आपसे कोई न्यू वैल्यू पूछता है कि एक क्वांटिटी उसमें इतने परसेंट डिक्रीज होता है तो न्यू वैल्यू कितनी थी, तो उसका ये फार्मूला होता है। अब इस केस में आपने ओरिजिनल वैल्यू में से माइनस कर देना जो भी परसेंट डिक्रीज है उसका टाइम्स ओरिजिनल वैल्यू का। तो इसमें अगर आप लोगों को न्यू वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू में से कोई चीज़ अननोन है तो उसको आपने एक्स सेलेक्ट कर लेना है। तो ये अब आप लोगों ने फार्मूलाज याद रखने। अभी मैं आपको इसके रिलेटेड एग्जाम्पल 1 देखें आप लोग कि एक सेल के अंदर 15% लेस करके मार्केट प्राइस जो भी उसे 15% लेस करके सेल किया जा रहा है। तो एक सोफ़ा सेल किया जाता है 150 का, तो उसकी मार्क प्राइस क्या होगी? अब ये 150 आप जज करें ओरिजिनल वैल्यू है या न्यू। ये न्यू है क्योंकि 15% लेस करके इसको सेल किया गया है, ओरिजिनल का नहीं पता तो उसको क्या लेट कर लेंगे? एक्स। तो अब ये देखें आप इसका सोल्यूशन ज़रा, यही था न्यू वैल्यू का फार्मूला। अब चूँकि ये सेल लगी हुई है तो सेल में डिक्रीज चीज़ होती है तो इसलिए हमने परसेंट डिक्रीज वाला फार्मूला लगाया। तो अब ये देखें वैल्यूज़ प्लग इन की, न्यू वैल्यू में पता था 150, ओरिजिनल वैल्यू नहीं पता है, एक्स माइनस किया परसेंट डिक्रीज, हमें कितने परसेंट डिक्रीज था? 15%, उसको 100 से डिवाइड करके लिखना होता है। तो 15% 0.15 बना उसका एक्स टाइम, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू हमने एक्स सेलेक्ट की, तो यहाँ से आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन करके एक्स निकाल लेना है। तो ये 177। देखें वैसे भी ओरिजिनल प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए और सेल में 15% डिस्काउंट करके वो 150 का उसने सेल किया। अब इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखें, वो कहता है 2008 टू 2009 के अंदर नंबर ऑफ एप्लीकेशन इंक्रीज हो जाती हैं 13% और वो उनकी जो न्यू वैल्यू है वो 4746 बनती है। तो वो एप्लीकेशन पूछ रहा है 2008 में। अब ओरिजिनल का हमें नहीं पता कि वो 2008 में कितनी थी। ओरिजिनल वैल्यू को हम एक्स सेलेक्ट करेंगे तो न्यू वैल्यू उसने बता दिया 4746 जो 13% इंक्रीज के बाद हुई है। तो परसेंट इंक्रीज वाला हम फार्मूला लगाएंगे। न्यू वैल्यू हमें कितनी गिवन थी? 4746। ओल्ड वैल्यू हमें नहीं पता था 2008 में कितनी, उसको एक्स सेलेक्ट किया। परसेंट इंक्रीज यानी 13% था तो उसको 100 से डिवाइड करके ओल्ड वैल्यू टाइम्स किया यानी उससे मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से आप लोगों ने सिंपल एक्स निकाल लेना है। तो ये हमारे पास इतनी एप्लीकेशन थी 2008 के अंदर। अब अगली हमारे पास सम टाइम क्वेश्चंस के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, इसमें से काफ़ी एसएटी में क्वेश्चंस आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में काफ़ी परसेंटेजेस गिवन होती हैं, हमें टोटल का नहीं पता होता। तो देखें परसेंटेज आउट ऑफ 100 होती है, तो आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन में टोटल 100 कंसिडर कर लेना, फिर जो भी आंसर आएगा वो आउट ऑफ 100 ही होगा, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखें आप लोग कि हमारे पास एक सर्वे किया गया, उसमें देखा गया कि 80% घरों के अंदर स्मोक अलार्म इंस्टॉल था और उनमें से 20% घरों के अंदर अलार्म वर्किंग नहीं कर रहा था। तो वो कहता है जो अलार्म वर्किंग जिन घरों में कर रहा था उनकी परसेंटेज बताएं। तो आप लोगों ने क्या काम करना है, टोटल घर जो है वो आप लोगों ने 100 कंसिडर कर लेने हैं और उसमें से अब 80% के अंदर अलार्म लगा हुआ है और उस 80 में से 20% में अलार्म वर्किंग नहीं कर रहा। तो अब आप लोगों ने
ये 80% के अंदर अलार्म लगा हुआ है और इसका अब 20% हम निकाल लें 80 का, जो इन घरों में अलार्म वर्किंग नहीं कर रहा। तो 80 का 20% ये मैंने निकाला 16 आया। तो अब देखें फिर कितने घरों में अलार्म जो है वो काम कर रहा था, तो वो आप लोगों ने कैसे निकालना है, 80 में से 16 माइनस कर दें तो 64। अब देखें आपने टोटल घर कितने अज्यूम किए थे 100, तो ये 64 आउट ऑफ 100 ही आया, मतलब ये परसेंटेज में ही आ गया जो उसने पूछा था। तो ये आप लोगों ने ट्रिक याद रखना है कि जब कभी भी परसेंटेज ज़्यादा गिवन होंगे तो आप लोगों ने टोटल क्वांटिटी को 100 अज्यूम कर लेना है। यही परसेंटेजेस की ब्यूटी है कि आप लोग इसमें कोई भी वैल्यू अज्यूम करके उसके ऊपर गिवन क्वेश्चंस की कंडीशंस लगाएं, आपका आंसर आ जाएगा। अब एक और मैं आपको इसी तरह का ही तकरीबन एक क्वेश्चन करवाता हूं रेवेन्यू वाला। देखें रेवेन्यू क्या होता है, फ़र्ज़ करें कि मेरे पास 5 बॉल पॉइंट्स हैं, मैं उनको मैं एक बॉल पॉइंट में 10 की सेल करता हूं, तो टोटल रेवेन्यू मेरे पास कितना आएगा 100। तो रेवेन्यू बेसिकली हम कैसे निकालते हैं ये अभी मैं आपको बताता हूं। ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में वो क्या काम कहता है, रेवेन्यू में याद रखें कि हम प्राइस को क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रेवेन्यू आ जाता है। वो कहता है 2014 से 2015 तक न्यूज़पेपर की जो हमारे पास प्राइस है वो 10% इंक्रीज़ हो जाती है और उनकी जो क्वांटिटी है उनमें 10% डिक्रीज़ होता है। तो रेवेन्यू के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी मैंने आपको रेवेन्यू के बारे में बताया कि प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो वो रेवेन्यू होता है। अब इन क्वेश्चंस का ट्रिक क्या था, मैंने कहा था कि अब मुझे नहीं पता कि उसकी प्राइस इनिशियल न्यूज़पेपर्स की कितनी थी और उनकी क्वांटिटी कितनी, तो हम अपने पास से कोई भी लेट कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस की कंडीशंस लगा के आंसर निकाल लेंगे। जैसे आप फ़र्ज़ करें कि मैं प्राइस इनिशियल जो है वो 10 ले लेता हूँ और जो क्वांटिटी थी वो भी इनिशियल 10 ले लेता हूँ, तो यूँ मेरे पास इनिशियल रेवेन्यू आया 100। अब मैं क्वेश्चंस की कंडीशंस अप्लाई करता हूँ, वो कहता है कि प्राइस में 10% इंक्रीज़ होता है और क्वांटिटी में 10% डिक्रीज़ होता है। अब 10 का 10% कितना होता है 1, तो प्राइस के अंदर इंक्रीज़ हो रही है तो उसमें 1 ऐड कर दूंगा और क्वांटिटी डिक्रीज़ हुई है तो उसमें से 1 माइनस कर दूंगा और रेवेन्यू निकाल लूंगा। तो ये देखें मैंने 10 का 10% निकाला तो वो 1 आया, प्राइस के अंदर 1 ऐड कर दूंगा और क्वांटिटी के अंदर 1 माइनस करूंगा, तो ये 11 इंटू 9 किया तो मेरे पास रेवेन्यू 99 है। स्टार्ट वाला रेवेन्यू कितना था 100 और जब ये मैंने कंडीशंस अप्लाई की तो मेरे पास रेवेन्यू कितना आया 99, तो यूँ मेरे पास 1% की डिक्रीज़ आएगी रेवेन्यू में। जब हमारे पास क्वांटिटी 10% जब हमारे पास प्राइस 10% बढ़ेगी और क्वांटिटी 10% डिक्रीज़ होगी, तो ये रेवेन्यू के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब हमारे पास लास्ट टाइप आ जाती है सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। 58 में से इसमें से तो लाजमी क्वेश्चन एक आता है। एसएटी के अंदर टोटल 58 क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर से पक्का क्वेश्चन आता है। तो अब आप लोगों ने सबसे पहले इंटरेस्ट देखें, ये समझें। फ़र्ज़ करें कि एक बंदा उसके पास 1 लाख रुपया है, वो किसी कारोबार में चला जाता है उसको इन्वेस्ट करने, तो वो उनको जाके कहता है मुझे क्या फ़ायदा होगा आप में अगर मैं 1 लाख इन्वेस्ट करता हूँ, तो वो कहते हैं जी हम आपको हर साल 2000 देंगे, मतलब 1 लाख का 2% हर साल आपको देंगे। तो ये जो उसको फ़ायदा मिलेगा ना हर साल, और ये जो पैसे वो जमा करवाएगा इसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं और ये एज इट इज़ उनके पास रहेगा। फ़र्ज़ करें अगर उसने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो 3 साल बाद उसको 1 लाख एज इट इज़ वापस मिलेगा और हर साल ऊपर उसको जो पैसे मिलते रहेंगे 2000। तो ये जो उसको हर साल पैसे मिलेंगे इसी को कहते हैं इंटरेस्ट, और इसको सिंपल इंटरेस्ट इसी को कहते हैं कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट में सेम रहती है और आपको हर साल बाद उसमें से बेनिफिट होता रहता है। एक होती है, तो अभी ये मैंने सिंपल इंटरेस्ट की यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख दिया कि आप लोगों की प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो आपको पैसे मिलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहती है इसमें। अब सिंपल इंटरेस्ट के अंदर ये एक फार्मूला आपने याद रखना है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ए क्या चीज़ है, ए वो वाली अमाउंट है जो कुछ आफ्टर सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स, इसके अंदर जो प्रिंसिपल अमाउंट आप जमा करवाएंगे और जो ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। फ़र्ज़ करें 3 साल के लिए आपने किसी कारोबार में इन्वेस्ट किया और 3 साल के अंदर आपको हर साल 2-2000, मतलब टोटल 3 साल तक आपको 6000 मिला, तो 1 लाख प्लस 6000 ये ए है। और इसी तरह पी जो इनिशियल आपने प्रिंसिपल अमाउंट जमा करवाई थी, जो मैंने एग्जांपल दी इसमें 1 लाख था, और आर एनुअल इंटरेस्ट रेट होता है, जिस तरह मैंने अभी 2% बताया था, तो उस रेट को 100 से डिवाइड करके डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। और टाइम के कितने टाइम हमेशा ईयर्स में लिखना होता है कि आप फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास हमारे पास अगर 18 मंथ हैं तो आप लोगों ने इसको 1.5 ईयर्स में लिखना है। टाइम याद रखना है, हमेशा ईयर्स में लिखना है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आप में ये होती है कि इसमें आपकी प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ती रहती है और ये आपको साल में 1 से ज़्यादा दफ़ा भी मिल जाती है। फ़र्ज़ करें एक बंदा वही 1 लाख लेके किसी दूसरे कारोबार में जाता है और उनको कहता है कि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो वो कहते हैं कि हम आपको इंटरेस्ट की परसेंटेज कम कर देते हैं, कहते हैं कि हम आपको 1% देंगे हर 6 महीने बाद। अब 1 लाख का 1% होता है 1000, तो उसको हर 6 महीने बाद, जब वो पहली दफ़ा 6 महीने बाद जाएगा तो उसको 1000 मिलेगा,
और फिर जब दूसरी दफ़ा वो 6 महीने बाद जाएगा तो ये 1000 उसकी प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो चुका होगा। अब उसको जो 1% मिलेगा वो 1 लाख के ऊपर नहीं मिलेगा, बल्कि 1,1000 के ऊपर 1% मिलेगा। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट अकोमुलेट होती है, बढ़ती जाती है। 6 महीने बाद अगर आपको 1000 मिल रहा है तो वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट में भी ऐड हो रहा है, तो फिर उस हिसाब से आपको हर 6 महीने बाद उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ती जाती है। इसमें अब आप लोगों ने ये फार्मूला याद रखना है, ए अगेन वही है, टोटल अमाउंट जो इंटरेस्ट डाल के है। फ़र्ज़ करें कि आप 3 साल बाद जाते हैं, अब इसी में से क्वेश्चंस भी इसी तरह के आते हैं, मैं आपको अभी बताता हूँ। पी से मुराद प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने इनिशियली इन्वेस्ट की थी, ए से मुराद है टोटल अमाउंट की। फ़र्ज़ करें कि 3 साल बाद आपको इंटरेस्ट समेत कितनी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट हो गई। और आर हमारे पास एनुअल रेट है जो हमने डेसिमल में लिखना होता है, 5% है तो 100 से डिवाइड करके आप लोगों ने लिखना है। टी से मुराद नंबर ऑफ ईयर्स हैं, मैंने आपको बताया था कि, और एन से मुराद है कि आपको कितनी दफ़ा कंपाउंड इंटरेस्ट मिलती है साल में, 2 दफ़ा मिलती है या 3 दफ़ा मिलती है, तो ये वो एन है। तो अब इसमें से क्वेश्चन भी इसी तरह से ही आता है, वो कहता है कि आप लोगों को फ़र्ज़ करें कि 2 पर इतने % आप लोगों को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इतने सालों बाद आपके पास कितनी अमाउंट हो जाएगी, यानी ए पूछता है। तो बस ये सिंपल वैल्यूज़ आप लोगों ने इस फार्मूला में प्लग इन करनी है। अब मैं आपको आज की समरी बता देता हूँ परसेंटेजेस की जो मैंने बताया। सबसे पहले मैंने आपको इंग्लिश टू मैथ कन्वर्जन करनी सिखाई, उसके बाद मैंने परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के आपको ट्रिक बताया जिसमें ग्रेटर और स्मॉलर वैल्यू के फार्मूलाज थे। और फिर मैंने आप लोगों को बताया कि सम टाइम वो फाइनल आंसर कोई वैल्यू पूछता है तो उसमें न्यू एंड ओल्ड वैल्यूज़ के फार्मूलाज मैंने बताया। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसमें परसेंटेजेस ज़्यादा होती हैं तो उसमें आप लोगों ने टोटल अमाउंट 100 लेट कर लेने हैं। तो और इंटरेस्ट वाले फिर मैंने आपको क्वेश्चन बताए जिसमें सिंपल फार्मूलाज के अंदर आपने वैल्यूज़ प्लग इन करनी है। अब मैं परसेंटेजेस के लास्ट पे आप लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस परसेंटेजेस की आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। जैसे ये देखें कि नजमा एक ब्रेसलेट लेती है और उसकी कीमत है 70 और सेल लगी हुई थी, था 15% ऑफ था जब वो लेने जाती है, और उसको 10% सेल टैक्स के साथ कितने पैसे देने पड़ेंगे। ओरिजिनल उसकी प्राइस है 70। तो अब ये देखें, स्टार्ट में देखें ओरिजिनल प्राइस कितनी थी 70 और 15% ऑफ था सेल की वजह से, तो हमने 15% 70 का निकाला, वो 10.5 था, उसको 70 में से माइनस कर दें तो 59.5 उसने पे करना, और साथ में इसके ऊपर सेल टैक्स भी लगेगा। तो इसका 10% निकाल लेते हैं। तो ये देखें 59.5 का हमने 10% निकाला तो 5.95 सेल टैक्स लगेगा। तो टोटल अमाउंट जो उसने पे करनी है दोनों को ऐड कर दें 65.45। इसी तरह एक और क्वेश्चन आप देखें कि एक शॉपकीपर है, उसके पास 500 एग्स हैं, उनमें से 20 एग्स टूट जाते हैं, तो सबसे 20%। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने टोटल एग्स लिखने हैं 5, उसका 20% निकालें तो वो 100, तो रिमाइंडर कितने आ जाएंगे, 500 में से 100 निकालें 400। अब इस रिमाइंडर में से 10% ख़राब होते हैं, तो अब 400 का 10% निकालें ज़रा आप। तो ये देखें 10/100 मल्टीप्लाई तो 40 और 40 आंसर आया। अब ये 400 में से ये 40 आप माइनस करें तो टोटल उसके पास 360 बचे जो वो मार्केट में सेल कर सकता है। तो यही उसने पूछा था। अब एक और क्वेश्चन आप देखेंगे, वो कहता है एक स्कूल है, उसके अंदर 600 स्टूडेंट एक एग्जाम देते हैं, 120 फेल हो जाते हैं, पास होने वालों की परसेंटेज पूछ रहा है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आप लोगों ने देखें टोटल स्टूडेंट्स लिखे हैं, फेल कितने हुए थे 120, तो पास कितने हो जाएंगे 600 में से 120 माइनस कर दें 480। अब इनकी परसेंटेज निकालनी है। 480 पास हुए, टोटल कितने थे 600 मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो आंसर आ जाएगा 80%। इसी तरह आप ये लास्ट पे क्वेश्चन देखें कि आमिर जो है वो 9057 अपने यंगर ब्रदर और सिस्टर को देता है, तो बाकी उसके पास 553 बच जाते हैं। तो टोटल अमाउंट पहले आमिर के पास देख लें कितनी थी जो उसने दी और बाकी जो बचे, तो टोटल अमाउंट उसके पास 700 थी। वो परसेंटेज पूछ रहा है कि जो उसने पैसे दिए हैं अपने छोटे भाई और बहन को, उनकी परसेंटेज निकालें। तो टोटल उसने उनको दिए कितने थे 90 + 57, तो ये टोटल 147 थे, उसके पास कितने 700, तो इसकी परसेंटेज निकाल लें। ऑब्टेन ओवर ओरिजिनल, यानी जो उसने दिए थे 147 डिवाइडेड बाय उसके पास जो टोटल थे मल्टीप्लाई बाय 100 तो 21%। अब ये लास्ट पे मैंने कुछ चैलेंज योरसेल्फ आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इनको आपने सॉल्व करना है। मेरे लेक्चर को ध्यान से परसेंटेज में से ये जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट्स दिए थे वो वाले इनमें अप्लाई होंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसका मैंने आंसर भी नीचे लिख दिया। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी मैंने आंसर लिख दिया और ये नीचे मैंने इसका हिंट भी दे दिया। रिडक्शन इन कंजम्पशन का मतलब होता है परसेंटेज डिक्रीज, उसका फार्मूला भी मैंने बता दिया, अभी मैंने आपको बताया भी था। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, इसका भी मैंने नीचे आंसर लिख दिया और ये मैंने इसका हिंट भी दे दिया। प्रॉफिट परसेंटेज या गेन परसेंट, इसको परसेंटेज इंक्रीज भी कहते हैं, ये इसका मैंने फार्मूला भी लिख दिया है।
और उसके बाद इसी तरह ये भी मैंने हिंट दे दिया है कि जब कभी वो लॉस परसेंटेज पूछे तो इसका मतलब होता है परसेंटेज डिक्रीज, इसका भी फार्मूला बता दिया है। और लास्ट वाला क्वेश्चन ये है आप लोगों के पास, तो इसका मैंने आंसर भी बता दिया है। तो आप लोगों का जो जितनी भी मैंने परसेंटेज की टाइप्स बताई हैं ये ऑलमोस्ट एसएटी की तमाम परसेंटेज को कवर कर रही हैं, और जो नेट का क्वांटिटेटिव है वो भी पोर्शन आपका कवर हो गया है। आप लोगों ने इसको ध्यान से सुनना और फिर इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। आज के लेक्चर का हम लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं वर्क प्रॉब्लम के रिलेटेड। पहली टाइप के क्वेश्चन में आपको दो क्वांटिटीज़ का कंबाइन वर्क करने का टाइम आप लोगों ने निकालना है। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, मिस्टर ए काम करता है 4 घंटे में, बी करता है 6 घंटे में, तो दोनों मिल के यही काम कितने घंटों में करेंगे। तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि ऊपर दोनों टाइम्स को प्रोडक्ट कर दें जो इंडिविजुअल गिवन है, और नीचे उनका सम कर दें। तो प्रोडक्ट करेंगे तो ऊपर 24 नीचे 10 आएगा 2.4। तो अब इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन आप देखें कि मिस्टर ए काम करता है 3 घंटे में, बी करता है 2 घंटे में, दोनों कंबाइन ये काम कितनी देर में करेंगे। तो अगेन वही शॉर्ट ट्रिक था, ऊपर प्रोडक्ट करें दोनों टाइम्स का, नीचे सम करें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब याद आपने रखना है कि जब इंडिविजुअल टाइम्स दो क्वांटिटीज़ के हमें गिवन हो तो कंबाइन निकालने के लिए हम ये वाला शॉर्टकट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, अब इसको आपने समझना है। मिस्टर ए एक काम करता है 4 आवर्स में, यानी लाहौर टू इस्लामाबाद ड्राइव करके अगर वो जाए तो 4 आवर्स लेता है, और वो ड्राइव करता है हाफ वे तक। उसके बाद वो ये गाड़ी दे देता है बी को, जो कि अगर लाहौर से इस्लामाबाद तक पूरा काम करता तो 6 घंटे में लाहौर से इस्लामाबाद वो पहुंच जाता था, मगर अब उसने नेक्स्ट हाफ वे तक गाड़ी ड्राइव करनी है। तो वो पूछ रहा है कि इस जर्नी को कंप्लीट करने में उनको कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने अब शॉर्ट ट्रिक जो मैंने बताया था ना प्रोडक्ट ओवर सम का, वो नहीं लगा देना। वो उस वक्त यूज़ होता है जब एक सर्टन टास्क को ए और बी दोनों कंबाइन मिलके कर रहे हो, उस वक्त हम यूज़ करते हैं एट अ टाइम। अब देखें लाहौर से इस्लामाबाद जानते हुए एक वक्त में एक ही बंदा गाड़ी चला रहा होगा ना, दोनों मिलके तो नहीं ना एट अ टाइम चला रहे होंगे। तो इसलिए यहाँ पे आप लोगों ने प्रोडक्ट ओवर सम वाला शॉर्टकट नहीं यूज़ करना, ये सिंपल क्वेश्चन है, तो शॉर्टकट को आप लोगों ने मिस यूज़ नहीं करना। अब इसका तरीका कर क्या है कि ए देखें लाहौर टू इस्लामाबाद जाते हुए 4 घंटे लेता है, तो हाफ वे तक वो कितने लेगा, डेफिनेटली वो 2 घंटे लेगा। और बी टोटल 6 घंटे लेता है, तो नेक्स्ट हाफ वे तक वो 3 लेगा। दोनों टाइम को जमा कर दें तो 5-4 दिन को लगेंगे। तो इस तरह आप लोगों ने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ लिया करना है कि वो डिमांड क्या कर रहा है, बगैर सोचे समझे नहीं आप लोगों ने शॉर्ट ट्रिक लगाने लग जाना। अब उसके बाद टाइप 2 में देखें, जब हमें 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ यानी 3 या 4 का जब हमें वर्क गिवन होगा, तो अलग अलग टाइम गिवन होगा, तो फिर उनका कंबाइन वर्क करने का हम टाइम कैसे निकालेंगे। तो इसमें अब आप लोग देखें कि मिस्टर ए काम करता है 4 घंटे में, बी करता है 6 घंटे में, सी करता है 5 घंटे में, तो हम ये दोनों कंबाइन काम कितने घंटों में करेंगे। उसके लिए पैरेलल रेजिस्टेंस अगर जुड़े हों तो उनका जिस तरह इक्विवेलेंस का फार्मूला होता था, ये वही वाला फार्मूला है। ए बी सी इनके इंडिविजुअल टाइम है, और ये जो रिक्वायर्ड टाइम है ये इनका कंबाइन टाइम है। तो बस सिंपल आप वैल्यूज प्लग इन करेंगे, जो अननोन है उसकी जगह एक्स लिखें टोटल टाइम की जगह। तो इसको सिंप्लीफाई करके आप लोगों ने फ्रैक्शन सॉल्व कर लेनी है। उसके बाद इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि इसमें से अब 3 बंदे हैं, तीनों मिलके 2 दिनों में ये काम करते हैं। तो अलग अलग 2 बंदों का काम गिवन है, टाइम गिवन है काम करने का, तो एक अंदर से अननोन है। तो आप लोगों ने सिंपल वही वाला 3 बंदों के कंबाइन काम करने का जो टाइम लगता है वो फार्मूला लिखना है, और वैल्यूज प्लग इन करनी है। जो अननोन है उसकी जगह एक्स लिखे, तो सिंप्लीफाइड करें तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा, जो कि 20 डेज आएंगे। तो यहाँ से भी अब आपको फुली क्लियर हो गया होगा कि 3 या 3 से ज़्यादा लोग जब उनके इंडिविजुअल टाइम गिवन हो तो कंबाइन कैसे करना, उनमें से कोई अननोन हो तो वो भी कैसे निकलना है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आती है वो इंडिविजुअल टाइम निकालना है 2 बंदों के केस में। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, क्या हमें ए का टाइम गिवन है 5 घंटे एक काम करने का, ए और बी और दोनों के कंबाइन काम करने का टाइम गिवन है। तो अब हमारे पास बी का अंदर से अलोन पूछ रहा है। तो याद रखें, जब 2 बंदे दे के उनके वो एक का काम का टाइम दे देता है और फिर उनके कंबाइन काम करने का टाइम देता है, तो अननोन आप लोगों ने जो अलोन काम किसी भी दोनों में से एक का निकालना, उसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, प्रोडक्ट ओवर डिफरेंस कर दें। 2 बंदों का कंबाइन काम करने का टाइम में प्रोडक्ट ओवर सम होता था, और इनके इंडिविजुअल आप लोगों ने जब कोई अंदर से 2 में से एक का इंडिविजुअल काम निकालना तो प्रोडक्ट ओवर डिफरेंस कर देना है। जो 2 टाइम गिवन है उनके ऊपर प्रोडक्ट कर दें, नीचे डिफरेंस ले तो आंसर आ जाएगा। इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। मिस्टर ए 5 घंटे में काम करता है और ए और बी मिल के दोनों ये 3 घंटे में करते हैं। बी का वर्किंग अलोन कितना होगा। अगेन देखें, 2 बंदे हैं, 2 में से एक का इंडिविजुअल काम करने का टाइम पूछ रहा है, तो आप लोगों ने सिंपल प्रोडक्ट ओवर डिफरेंस का फार्मूला लगाना है और आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास ये देखें, अभी ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, आप लोगों ने सिर्फ अपने रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उठानी है। ये सैट एसएटी के पास पेपर में से है। 2 पंप हैं बेसिकली। ए पंप जो है वो 10 आवर्स में वाटर पंप करता है। दोनों के कंबाइन, ए और बी के कंबाइन वाटर पंप करने का टाइम 6 आवर्स है, और बी का अलोन वो पूछ रहा है कि वो कितनी देर टाइम में वाटर पंप करेगा। तो सिंपल आपको इंडिविजुअल मैंने कहा था कि दो क्वांटिटीज़ के में से किसी एक का इंडिविजुअल काम करने का टाइम पूछेगा तो ऊपर प्रोडक्ट कर देनी है, नीचे डिफरेंस ले लेना है। तो ये वाला सिंपल। तो इस तरह बड़ी स्टेटमेंट दे के आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपने अपने माइंड से डिलीट कर देनी है।
तो यहाँ से अब हमारे पास नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, जब हमने कोई स्पेसिफिक पार्ट ऑफ वर्क डन निकालना हो तो उसका क्या तरीकाकार होता है। अब वो कहता है कि एक ए है, बड़े ध्यान से आपने ये समझना है, SAT के अंदर जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल होता है वो 1 से 5 तक वेरी करता है, और ये जो क्वेश्चन है ये पास्ट पेपर में से और इसका डिफिकल्टी लेवल 4 to 5 के दरमियान है। मिस्टर ए जो है वो 3 घंटे में एक पाइप फिल कर लेता है, 1 घंटा वो काम करता है, फिर उसको बी ज्वाइन करता है, और अगर बी अकेला शुरू से ये पाइप फिल करता तो इसने 2 घंटे लेने थे, तो वो कहता है कितनी देर में ये पाइप को फिल करेंगे। तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप ये 1-2 एग्जाम्पल जो मैं अभी करवाऊंगा इनको अच्छी तरह समझ लें, और ये बहुत टाइम सेविंग टेक्निक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या तरीका होता है, एक साइड पे आवर्स लिख लें, दूसरी साइड पे पार्ट ऑफ वर्क डन लिख लें। देखें अगर 3 आवर्स ए काम करता तो उसने पूरा काम कर लेना था, पाइप को कंप्लीटली फिल कर लेना था, तो पूरा काम करने को हम 100% कहते हैं और फ्रैक्शन में 1 करते हैं। तो 3 घंटों के अंदर ए पूरा काम कर लेगा, मतलब फ्रैक्शन में मैं इसको 1 कहता हूँ। मगर उसने तो 1 घंटा काम किया है, तो 1 घंटे में मुझे नहीं पता उसने पार्ट ऑफ वर्क डन कितना किया था, तो 1 घंटे में पार्ट ऑफ वर्क डन को मैं एक्स करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और यहाँ से आप लोगों ने एक्स निकाल लेना है। अब x इक्वल टू 1/3 का मतलब है कि ए ने 3 घंटों में 1/3 उस पाइप का फिल कर लिया, मतलब 33%। 67% अभी काम रिमेनिंग है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से देखूं कि कंप्लीट काम था 1, उसमें से 1/3 इसने कर लिया, तो रिमेनिंग काम रह जाएगा फ्रैक्शन में 2/3। अब इसको बी ज्वाइन करेगा, तो बी और ए अब जो 2/3 रिमेनिंग काम है इसको कंप्लीट करेंगे, तो इसका अब हमने टाइम देखना है। तो अब देखें ए पूरा काम करता है 3 घंटों में, बी पूरा टास्क ये कर सकता था 2 घंटों में, दोनों का कंबाइन अगर मैं वर्क का टाइम निकालूं तो वो देखें ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम, तो 6/5। मगर ये 6/5 उस केस में आना था जब दोनों स्टार्ट से काम करते, तो बी ने तो लेट ज्वाइन किया था 1 घंटा, तो अब अगेन मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा। वो मैं कैसे करूंगा आप जरा देखें, इधर आर्स लिख लिया, दूसरी साइड पे पार्ट ऑफ वर्क डन लिख लिया। 6/5 अगर ये दोनों मिल के काम करते तो इन्होंने कंप्लीट कर लेना था, जिसको मैंने 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब होता है 100% इन्होंने काम कर लेना था। तो हमने अब पूछना देखना क्या है कि 2/3 पार्ट ऑफ वर्क डन करने में इनको कितने आवर्स लगेंगे, तो उसकी जगह एक्स लिख दें, आवर्स की जगह क्रॉस मल्टीप्लाई करें, और यहाँ से 2/3 पार्ट ऑफ वर्क डन करने का आप लोगों के पास टाइम आ जाएगा जो कि 4/5 आवर्स है। तो अब देखें पहले ए ने 1 घंटा काम कर लिया हुआ था, तो टोटल पाइप फिल करने में इनको कितना टाइम लगेगा, 1 के अंदर 4/5 ऐड करें तो 9/5। इसको आप इस क्वेश्चन को एक दफ़ा अगेन आप लोगों ने देखना है तो आपको ये फुली क्लियर हो जाएगा, फिर 1-2 दफ़ा यही क्वेश्चन, फिर इसी में से वैल्यूज़ बदल के आएंगे, तो आप लोग 1 मिनट के अंदर ये कर लेंगे। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें वो कहता है कि ए जो है वो बी से ट्वाइस फास्ट है और ए सी से थ्राइस फास्ट है। तो आप लोगों को सी अगर एक काम करता है 12 आवर्स में, तो बी 6 घंटों में कितना काम करेगा, ये क्वेश्चन है। आप तीनों को लिख लें ए बी सी। अब अगर सी जो है ये एक काम कर रहा है 12 आवर्स में, तो ए इससे 3 टाइम ज़्यादा फास्ट है, मतलब कि ये टाइम फिर कम लेगा वही काम करने में। तो इस 12 को 3 पे डिवाइड करें, तो अगर सी एक काम 12 आवर्स में कर रहा है तो ए डेफिनेटली वो 4 आवर्स में करेगा। अब ये जो ए है ये बी से डबल फास्ट है, यानी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक बंदा एक काम को करता है 10 घंटों में, तो एक दूसरा बंदा जो उससे डबल फास्ट है वो वही काम 5 घंटों में करेगा। तो अगर ए को 4 आवर्स लग रहे हैं और ये बी से है भी डबल फास्ट, तो डेफिनेटली बी को 8 घंटे लगेंगे। अब आप लोगों ने क्या काम करना है कि हमने बी का काम निकालना है 6 आवर्स में वो कितना करेगा। अगेन वो पार्ट ऑफ वर्क डन पूछ रहा है, मैंने आपको क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक साइड पे नंबर ऑफ आवर्स लिखे, दूसरी साइड पे पार्ट ऑफ वर्क डन। तो हमने 8 आवर्स के अंदर बी पूरा काम कर लेता है 100%, उसको फ्रैक्शन में 1 लिखेंगे, और आप लोगों ने 6 आवर्स के अंदर बताना है कि ये कितना काम करता है बी, उसकी जगह एक्स लिख लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6 घंटों के अंदर वो कितना काम करेगा हमारे पास, वो हमारे पास आ जाएगा 3/4। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, हमारे पास टैंक के क्वेश्चंस आ जाते हैं। 2 टैंक आपको नज़र आ रहे हैं, लेफ्ट वाले टैंक को ज़रा देखें, इसमें देखें कि 5 मिनट लगते हैं इस टैंक को फिल करने में, और एक दूसरा बंदा है वो इसमें से आउटफ्लो कर रहा है, उसको 3 मिनट लगते हैं इसको एम्प्टी करने में। अब देखें 5 मिनट ले रहा है ये फिल होने में, 3 मिनट ले रहा है एम्प्टी होने में, तो इसका मतलब ये टैंक फिल हो गई नहीं, क्योंकि इसमें एम्प्टी होने का जो रेट है वो फास्ट है। अब दूसरा टैंक देखें, इसमें 6 मिनट लगते हैं फिल होने में, और इसका आउटफ्लो जो एम्प्टी करने वाला बंदा है इसको उसकी स्पीड कम है, 8 मिनट इसको लगते हैं कंप्लीटली एम्प्टी होने में, तो इसका मतलब ये फिल हो जाएगा। तो इस तरह के जब टैंक के क्वेश्चन होंगे उसमें वो आपको यही पूछेगा कि आप लोगों को फिल करने का टाइम दे देगा और एम्प्टी करने का टाइम दे देगा, और आपसे पूछेगा कि इसको कितना टाइम लगता है फिल होने में या एम्प्टी होने में। तो आप लोगों ने क्या काम करना है, ये नीचे आपको प्रोडक्ट ओवर डिफरेंस का फार्मूला नजर आ रहा है, ये शॉर्टकट है। जैसे अभी मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि
इसी को हम देखते हैं कि 5 मिनट इस लेफ्ट वाले टैंक को फिल होने में लग रहे हैं, 3 मिनट एम्प्टी होने में लग रहे हैं, तो टाइम टेकन टू एम्प्टी ऊपर मल्टीप्लाई करें, नीचे डिफरेंस ले लें। अब ये राइट वाले टैंक को देखें, इसमें 6 मिनट इसको कंप्लीटली फिल होने में लगते हैं, 8 मिनट इसको एम्प्टी होने में लगते हैं, तो टाइम टू फिल इसमें कितना आ जाएगा, ऊपर प्रोडक्ट करें, नीचे डिफरेंस करें। तो अब इसमें एग्जामिनर थोड़ा सा इस तरह चेंज कर सकता है, जैसे इस टैंक को 24 मिनट्स लग रहे थे कंप्लीटली फिल होने में, तो वो कह सकता है कि 50% इसको फिल होने में कितना टाइम लगता है, तो आप 24 का हाफ कर दें 12 मिनट। या वो ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि 75% इसको फिल होने में कितना टाइम लगेगा। तो जब एक दफ़ा आपने कंप्लीटली फिल होने का टाइम निकाल लिया तो उसका 75% निकालना कोई मसला नहीं, 75/100 करें, मल्टीप्लाई बाय 24 कर दें। तो अब मैं आप लोगों के सामने इसकी समरी रख देता हूं जो हमने वर्क के प्रॉब्लम्स की हैं। कंबाइन काम दो क्वांटिटीज़ का निकालना हो, प्रोडक्ट ओवर सम शॉर्टकट, और अगर दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ हैं उनका कंबाइन टाइम निकालना है तो हम ये तरीकाकार है जिस तरह रेजिस्टेंस के पैरेलल में इक्विवेलेंस निकालते हैं। इंडिविजुअल टाइम दो क्वांटिटीज़ के अंदर निकालना है तो प्रोडक्ट ओवर डिफरेंस कर देना। पार्ट ऑफ वर्क डन वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखाई है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और 10 क्वेश्चन के अंदर वो यही पूछेगा एम्प्टी करने का टाइम, फिल करने का टाइम, तो वो प्रोडक्ट ओवर डिफरेंस कर देना है। तो ये आज का लेक्चर था। बाकी इंशाल्लाह 2 और वीडियोस आएंगे जिनके अंदर मैं सैट पूरा मैथ कवर कर दूंगा। तो ये मेरे लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी, ना यूट्यूब से और ना ही फिजिकली आपको कहीं से मिलेगी। तो इसलिए इनको आप लोगों ने खुद भी सुनना है और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि नीडी लोगों तक ये पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।